जय हिंद साथियों। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है श्वसन तंत्र। ये बायोलॉजी का बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसकी करते हैं शुरुआत। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिसके पीछे तंत्र लग जाए ये समझ लेना कि अब आपको एक अंग नहीं पढ़ना है, बहुत सारे अंगों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से श्वसन तंत्र के भी नाम के पीछे तंत्र लगा हुआ है, तो इसका मतलब श्वसन तंत्र में एक अंग नहीं पढ़ना है, बहुत सारे अंगों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहले अपने श्वसन तंत्र की परिभाषा देख लेते हैं। भी कोई भी चीज शुरू होती है तो उसकी एक परिभाषा होती है, तो इसकी भी एक अपनी परिभाषा है। तो शरीर के वे पार्ट जो हमें श्वास लेने में मदद करते हैं उन सभी सामूहिक अंगों को श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र में क्या होता है? श्वसन तंत्र एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण क्रिया से क्या होता है कि हमारे को उष्मा मिलती है और ऊर्जा मिलती है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो इससे हमारा शरीर गर्म रहता है। गर्म यानी हमारे जो शरीर है इसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके दो कारण, एक तो ब्लड, क्योंकि हम श्वास लेंगे तो ये श्वास कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, और ब्लड हमारे बॉडी में जब तक दौड़ता रहेगा तो हमारा शरीर का तापमान है वो समान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑक्सीकरण से हमें उष्मा और ऊर्जा दोनों मिलती है। ऊर्जा, उष्मा यानी गर्मी, और ऊर्जा मतलब पावर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण करता है, उस ग्लूकोज से अपने को पावर मिलती है, आप लास्ट में समझोगे। ठीक है, और साथ में एक ऐसी क्रिया है अपचायी क्रिया है। अपचायी क्रिया का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। बायोलॉजी भाषा के अंदर किसी चीज का टूट जाना कैटाबोली कहलाता है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ये कोशिका के अंदर जाके टूट जाता है, इसी क्रिया को अपचायी क्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग कौन से हैं? भी कौन सा जीव किससे श्वास लेता है? तो जितने भी स्तनधारी जीव है ना वो फेफड़े से श्वास लेता है। अब स्तनधारी जीव क्या होते हैं? वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है, और मानव भी इसी में आता है, स्तनधारी में। ठीक है, पहले जब हम पढ़ा करते थे और पहले जब छोटे थे तो ये सोचा करते थे श्वास हम नाक से लेते हैं, लेकिन नाक बंद कर लिया, मुंह से श्वास आने लग गया। अब मुंह बंद कर लो तो यहां से पाइप लगा दो, उससे श्वास ले सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जब हमने बायोलॉजी पढ़ी ना तब पता चला कि हम श्वास, ये नाक नाक से कभी श्वास नहीं लेते, ना ही मुंह से श्वास लेते हैं। मेन कौन सा अंग है श्वास लेने का? तो वो फेफड़ा काम करता है। हमारे शरीर मानव के अंदर जो मेन अंग होता है श्वास लेने का, वो कौन काम करता है? फेफड़ा। ठीक है, ये अपने बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सभी किससे श्वास लेते हैं? ये श्वास नली से डायरेक्ट ही श्वास ले लेते हैं। ये वाली श्वास नली है ना, इससे क्या ले लेते हैं? श्वास ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो कॉकरोच वगैरह, जैसे ये कॉकरोच है, ये कीड़े मकोड़ों में आता है, इसी का एक उदाहरण है। तो कॉकरोच है ना, ये श्वास यहाँ से डायरेक्ट श्वास नली से ले लेता है, यहीं से। अब अगर आप कॉकरोच का मुंह काट दोगे ना, कॉकरोच का मुंह काटने के बाद में ये मरेगा नहीं, वहीं बैठा रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा। जब आप इसका मुंह काट के चले जाओगे तो ये कहेगा मेरा मुंह काट दिया, खुद का तो मुंह देखा नहीं है। अब सीधा सीधा चला जाएगा, कहीं पे भी चला जाएगा, वहां जाके बैठ जाएगा आराम से। ठीक है, अब ये मरेगा नहीं, लगभग 11 से 12 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। 11 से 12 दिन तक ये भाई साहब जिंदा रह सकता है। आप कहोगे सर इसकी गर्दन काट दी तो मरेगा कैसे, खाएगा कैसे? अरे यही तो बात है ना, ये श्वास से नहीं मरेगा, क्योंकि श्वास से 11 से 12 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन मरेगा कैसे? इसको भूख लगेगी तो भूख से मर जाएगा। बात समझ आई? तो कीड़े मकोड़े डायरेक्ट किससे श्वास ले लेते हैं? श्वास नली से। अगर यहां से काट दिया तो कॉकरोच मर जाएगा, श्वास नली कटते ही कॉकरोच का अंत हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जितने भी जलीय जीव, तीसरे नंबर पे है जलीय जीव। जलीय जीव किससे श्वास लेते हैं? तो जलीय जीव गलफड़े से श्वास लेते हैं। जलीय जीव जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें जलीय जीव कहा जाता है। जलीय जीव का सबसे बेस्ट उदाहरण होता है मछली। ठीक है, क्योंकि मछली जल की रानी होती है, सभी को पता है। अब देखो ये जो मछली होती है ना, ये जलीय जीव है, तो ये किससे श्वास लेते हैं? और भी बहुत सारे जलीय जीव हैं, तो ये गलफड़े से श्वास लेते हैं। गलफड़ा, या फिर इसको बोलते हैं क्लोम, या फिर गिल्स, तीनों नाम इसी के। गलफड़ उर्दू का नाम है, इसलिए यानी गाल फटे हुए हैं, इसलिए इसको गलफड़ कहा जाता है। तो भगवान ने देखो भगवान ने जब इंसान बनाया था, जीव जंतु जो भी बनाए थे, तो भगवान ने बड़ा सोच समझ कर बनाया था। भगवान को पता था इस धरती पर हर इंसान, हर जीव, हर जंतु एक जगह एक परिस्थिति में नहीं रह सकते, उनको अलग अलग जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। ये तो भगवान ने सोचा था। उसी प्रकार से जब जलीय जीवों की बारी आई तो जलीय जीवों को कहां सेट किया जाए? तो जलीय जीव तो पानी में सेट होंगे, तो इनको भी तो श्वास की जरूरत है, ऑक्सीजन की तो इनको भी जरूरत है। बिल्कुल सर, तो भगवान ने क्या किया? जल के अंदर ऑक्सीजन मिला दी। वैसे जल के अंदर ऑक्सीजन होता ही है, लेकिन इनकी व्यवस्था जल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, उनसे इनकी व्यवस्था कर दी। इनको कहा गया कि आप जल पीते रहना, और हम आपके यहां से एक ऐसा फिल्टर लगा देते हैं जिससे आप जल पियोगे, वो जल जो पियोगे वो तो बाहर चला जाएगा, लेकिन जल के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो आपके अंदर आ जाएगी। और जब ये जल यहां से बाहर जाएगा गलफड़ों से, तो उसके साथ साथ CO2 भी बाहर चला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझ आ रहा है? तो आप सिंपल ध्यान रखो, जलीय जीव किससे श्वास लेते हैं? गलफड़ या फिर क्लोम से श्वास लेते हैं। आगे बढ़े? बिल्कुल भी। अब देखो कुछ जीव ऐसे हैं जो 3 प्रकार से श्वास लेते हैं। एक ही जीव तीनों प्रकार से श्वास ले लेता है। सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जैसे मानव है, मानव तो फेफड़े से श्वास लेगा, फेफड़ा खत्म तो मानव खत्म।
समझ आ रही है? उसी प्रकार से याद रखो भी कुछ जीव ऐसे हैं जो 3 प्रकार से श्वास ले लेते हैं, जैसे मेंढक। ये जो मेंढक होता है ना, ये 3 प्रकार से कैसे श्वास लेता है, देखो भी, ये है मेंढक। मेंढक जब छोटा रहेगा, छोटा मेंढक को कहा जाता है टेडपोल। जब मेंढक छोटा रहेगा, जल में रहता है, उसे टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल होता है ना, वो किससे श्वास लेता है, तो वो गिल से, गलफड़े से श्वास लेता है। और छोटा मेंढक होता है ना, वो सेम मछली की तरह होता है। ये बड़ा मेंढक है ना, ये देखो एकदम मछली की तरह। एक बार हम पकड़ के लेके आए थे, घर पे भी हमारी डिग्गी है, उस डिग्गी से हम मेंढक पकड़ के लेके आए, मतलब मेंढक नहीं, मछली पकड़ के लेके आए। लेकिन जब मछली को हमने पानी में छोड़ा ना, तो वो बड़ा हो गया। अभी बड़ा होने के बाद में मेंढक बन गया। हमने सोचा भी यार, हम तो मछली पकड़ के ले आए थे, ये मेंढक कैसे बन गया? एक दिन में 2 महीने बाद ऐसे मेंढक तैयार हो गया बन के। बाद में जब हमने बायोलॉजी पढ़ी ना, तो पता चला कि जब मेंढक छोटा रहता है तो मछली के समान रहता है भी। समझ आई? किसी कोई दिक्कत? हाँ, तो मेंढक जब छोटा रहेगा टेडपोल अवस्था में, तो किससे श्वास लेगा? गिल से। और जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, जमीन पर रहने लग जाएगा, अडल्ट इस प्रकार से जमीन पर रहने लग जाएगा, तो किससे श्वास लेगा? फेफड़े से श्वास लेगा, लंग्स से श्वास लेगा। आज समझ में आई? जब मेंढक बिल में रहने लग जाता है, बिल के अंदर, उस समय त्वचा से श्वास लेता है। तो मेंढक कितने प्रकार से श्वास लेता है? 3 प्रकार से श्वास लेता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी, जैसे मेंढक जब छोटा जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा से श्वास लेगा, पानी के अंदर रहेगा तो गलफड़े से श्वास लेगा, और अगर जमीन के ऊपर रहेगा तो फेफड़े से श्वास लेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये वाली अपने श्वास नली है, यहीं से कीड़े मकोड़े श्वास ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। अब अपने को तो मानव का फेफड़ा पढ़ना है, बस उस पर ध्यान देना भी। ठीक है, अब देखो भी, ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है अभी, ये शब्द ध्यान रखना है। श्वासोच्छ्वास किसे कहा जाता है? ब्रीथिंग। श्वासोच्छ्वास किसे कहा जाता है? ये बहुत ही जरूरी है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मात खा जाते हैं भी। तो श्वासोच्छ्वास, श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यानी देखो, ये श्वास अंदर लिया, बाहर छोड़ दिया, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ये तो आपको समझ में आ जाएगा देसी भाषा में, अंदर श्वास और बाहर छोड़ना। लेकिन हिंदी वाले बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कैसे? तो देखो, श्वास को अंदर लेना उसको बोलते हैं निःश्वसन, और श्वास को बाहर छोड़ना इस क्रिया को बोलते हैं निःश्वसन। बीच में 2 बिंदु ही लगानी है। आज समझ आ रही है? श्वास को अंदर लेना, जैसे देखो, तो ये क्या हो रहा है अभी? निःश्वसन। बाहर फेंक दिया तो निःश्वसन, है ना? बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना भी, हिंदी वाले बच्चे कई बार कंफ्यूज मत हो जाना। बाहर फेंक रहे तो सीधे 2 मुक्के मारते श्वास बाहर, तो ये बीच में 2 बिंदु ही लगाना है भी। ठीक है, इसके बीच में 2 डॉट लगाने के बाद श्वास बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखो भी, तो जब निःश्वसन करते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी गैस अंदर लेते हैं? नॉर्मल बात है भी, कौन सी? कोई तो कोई गैस जाएगी। जैसे देखो, अब इसके अंदर कोई ना कोई तो गैस गई अंदर, तभी तो मैं जिंदा रह रहा हूं। बिल्कुल भी सर, जिंदा रह रहे। तो देखो भी, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो इसके साथ साथ अपने साथ कौन कौन सी गैस जाएगी? तो सर वही गैस जाएगी जो इस एनवायरनमेंट में उपस्थित है। बिल्कुल भी वही गैस जाएगी। तो इस एनवायरनमेंट में क्या क्या उपस्थित है और कितने कितने % उपस्थित है, वही अंदर जाएगी। एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जितना श्वास हम लेते हैं उतना ही श्वास को हमें वापस छोड़ना होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे एनवायरनमेंट में N2 यानी नाइट्रोजन, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। N2 कितना है? 78%। तो हम निःश्वसन के अंदर N2 कितना लेते हैं? तो 78%। O2 कितना लेते हैं? 21%। और CO2 कितना लेते हैं? 0.03%। ये एनवायरनमेंट में उपस्थित रहता है, यही अपने अंदर लेते हैं। जैसे देखो, मेरे अंदर N2 78, O2 21, CO2 तो 0.03, कई बार 4 लिखा होता है, ज्यादा चिंता मत करना भी। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब छोड़ते कितना है, यानी निःश्वसन कितना करते हैं? तो देखो भी, नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो जितना हम लेते हैं उतना ही हमें, जैसे मैं श्वास लिया उतना ही हम वापस क्या छोड़ देते हैं? नाइट्रोजन। ये कहीं पे भी इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन ऑक्सीजन हमने कितना % लिया? तो ऑक्सीजन लिया 21%। ऑक्सीजन लिया 21% और छोड़ते कितना % है? 17% छोड़ते। तो 4% की खपत होती है ऑक्सीजन की हमारे बॉडी के अंदर। समझ आई? लिया तो हमने ऑक्सीजन 21% था, लेकिन छोड़ा कितना? 17% छोड़ दिया भी, 4% खपत हो गया। तो वो 4% वापस तो बाहर आएगा, किसके रूप में बाहर आएगा वो बताता हूं भी। हमने CO2 कितना लिया? तो 0.03, यानी 1% नहीं लिया, लेकिन हम छोड़ेंगे कितना? 4.6%, या 4% याद रखना भैया। बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? तो एक बार मेरे साथ बोलना भी। जैसे देखो, निःश्वसन में ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और CO2 0.03।
निःशोषण में 78% वापस ऑक्सीजन छोड़ दिया, और सॉरी 78 नहीं, 78% नाइट्रोजन छोड़ दिया, ऑक्सीजन वापस कितना छोड़ दिया, 17% छोड़ दिया, और CO2 कितना छोड़ दिया, तो 4.6%। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा सा डायग्राम याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपने यहां से याद करते हैं भी कुछ चीजें। देखो, श्वसन मार्ग, मानव का फेफड़ा पढ़ना अपने को, तो मानव का श्वसन मार्ग देखते हैं। देखो, श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है। यानी जिस रास्ते से वायु अंदर जाती है उसी रास्ते को क्या कहा जाता है, तो श्वसन मार्ग कहा जाता है। श्वसन मार्ग के 10 स्टेप है, आप ये 10 स्टेप याद कर लोगे तो आपको श्वसन तंत्र आराम से याद हो जाएगा। 10 स्टेप कौन कौन से हैं तो आपके सामने लिखे हुए हैं भी, ये 10 स्टेप याद कर लेना। क्वेश्चन यहीं से ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला नासा छिद्र। ये देखो, ये सबसे पहले श्वसन मार्ग का जो पहला अंग होता है ये नासा छिद्र। ये 2 छेद दिखाई दे रहे हैं ना, मेन रास्ता होता है तो नासा छिद्र। इसके अंदर 2 छिद्र होते हैं और इसके अंदर बाल पाए जाते हैं। वो बाल क्या करते हैं, धूल कणों को रोक लेते हैं। बड़े धूल कण होते हैं ना, उसको रोक लेते हैं इस नासा छिद्र में जो बाल पाए जाते हैं। इस नासा छिद्र के जस्ट बाद में आता है नासा कपाट। ये जो हड्डी का, ये एकदम इस प्रकार से जो हड्डी जुड़ी रहती है इसे बोलते हैं नासा कपाट। कई बार इसे मारते हैं ना सर्दी में तो दर्द बहुत होता है, तो इसे बोलते हैं नासा कपाट। इसी नासा कपाट के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है भी, म्यूकस। आप ना इस प्रकार से नाक में उंगली डाल के और वापस निकालोगे, इस प्रकार से देखोगे तो इसे बोलते हैं म्यूकस। अब ये ना हमेशा ही गिला रहेगा, आपके नाक में हमेशा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जुकाम हो गया, ये जरूरी होता है। भगवान ने इसको रखा है भी, इसलिए रखा है ताकि जिन कणों को, जिन धूल कणों को ये नासा छिद्र के अंदर जो बाल होते हैं वो नहीं रोक पाते हैं, उनको कौन रोक लेता है, ये म्यूकस चिपका लेता है। फिर शनिवार बुधवार या जब भी टाइम मिलते हैं तो अपने नाक में उंगली घुमा के उसको खुतर गेर, है ना, नपटी करके आप यहाँ दड़ी सी बना के फेंक दो, है ना, यानी निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, बस वही है भैया। ठीक है, ध्यान रखना। किसी को कोई दिक्कत तो नासा छिद्र में क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, जो धूल कणों को चिपका लेता है। इसके बाद में आता है श्वास। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद में ग्रसनी। ग्रासनली नहीं, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, ये मुंह है ना, खाली जगह रहती है ना, यहीं से भोजन जाता है और यहीं से क्या जाता है, श्वास जाता है। ग्रासनी से क्या जाता है, भोजन और श्वास दोनों ही जाते हैं। इसे ग्रसनी कहा जाता है। इसका टेक्निकल नेम है फेरिंग्स। ठीक है, टेक्निकल नेम फेरिंग्स। उसके बाद में श्वास कहां जाएगा, ये कंठ, ये स्वर यंत्र में चला जाएगा। इसे बोलते हैं लैरिंग। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। किसी को कोई दिक्कत तो पहले यहां तक याद करोगे। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, खाली जगह फेरिंग, लैरिंग, कंठ। इसको लैरिंग को बोलते हैं कंठ, अपनी देसी भाषा में कंठ बोल देते हैं। किसी को कोई दिक्कत, एक बार रास्ता दोबारा बोलते हैं, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, है ना। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब श्वास कहां जाएगा, तो श्वास सीधा सीधा श्वास नली में चला जाएगा। ये जो श्वास नली होती है ना, ये वाली, यहाँ पे आपको मैंने डाइवर ये बना दिया अभी। तो श्वास कहां चला जाता है, सीधा सीधा श्वास नली में चला जाता है। इस श्वास नली का टेक्निकल नेम है ट्रैकिया। श्वास नली का टेक्निकल नेम है ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया के अंदर श्वास चला जाता है। यहां से ये ट्रैकिया क्या है, सीधी सीधी जाती है श्वास। इसके बाद में ये ट्रैकिया 2 भागों में बंट जाती है। इन 2 भागों को क्या कहा जाता है, इन दोनों भागों को ब्रोकाई कहा जाता है। जब ये 2 भागों में बंटती है तो ब्रोकाई, ये ब्रोकाई आगे जाकर और ज्यादा भागों में बंट जाती है। जैसे ये देखो इस प्रकार से, है ना, इसको बोलते हैं ब्रोक्यूलेस। क्या कहा जाता है, ब्रोक्यूलेस। अब ये ब्रोक्यूलेस जब आगे जाके समाप्त होते हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है, ये देखो इस प्रकार से एक गुच्छा बन जाता है, एक थैली बन जाती है जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठ, या उसका टेक्निकल नेम क्या है, एलोवेली। किसी को कोई दिक्कत समझ आ रही है। और इसके बाद में यहाँ जो O2 आ जाती है, उसको पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। और ब्लड इसको कहां लेके चला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तक, यानी सेल तक लेके चला जाता है। बात समझ आई। तो एक बार अपने रास्ता याद करते हैं। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रोक्यूलेस, एलोवेली। किसी को कोई दिक्कत, यहां जाता है। ये आपको 9 और 10 नंबर में लास्ट में समझाऊंगा, चिंता मत करो। एक बार ये रास्ता याद हो जाएगा तो उसके बाद में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये आगे पढ़े। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो ट्रैकिया ना, श्वास नली, इस श्वास नली के ऊपर इस प्रकार से सी टाइप का एक कार्टिलेज का बना हुआ एक सी टाइप एक हड्डी चढ़ी रहती है जो श्वास नली को पकड़ के रखती है। ये क्यों पकड़ के रखती है, तो कई बार क्या है, ये देखो ये सी टाइप हड्डी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये पकड़ के रखती है। क्यों पकड़ के रखती है, क्योंकि कई बार इसके अंदर वायु नहीं होगी तो ये चिपक जाएगा। अब चिपक जाएगा तो श्वास बहुत मुश्किल है, बंद हो सकता है ना, अपने को श्वास खींचने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर दिक्कत। इसलिए भगवान ने इसके क्या जोड़ दी, सी टाइप हड्डी जोड़ दी। इस सी टाइप हड्डी को बोलते हैं हाइलीन। क्या कहा जाता है, हाइलीन कहा जाता है। ठीक है, और इसी फेफड़े के ऊपर इस प्रकार से दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है।
एक्चुअल में बच्चे इसको फेफड़ा समझते हैं, यार ये तो ऊपर का कवर है। जैसे दीवार को कमरा नहीं कहा जा सकता, कमरा अंदर वाला हिस्सा होता है, ये दीवार तो रक्षा करती है, उसको जगह बना के देती है, कवर होता है। उसी प्रकार से ये ऊपर इसके क्या चढ़ी रहती है, दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है ना। किसी को कोई दिक्कत, एक बार रास्ता और बोल देते हैं भाई, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रोक्यूलेस, एलोवेली। तो यहाँ आके क्या है भाई, जो हम श्वास लेते हैं ना, जैसे देखो हमने श्वास लिया वो यहाँ आके रुक जाता है, इसके बाद में आगे ब्लड का काम होता है। कई बार क्या होता है, ये जो एलोवेली होते हैं इसमें छेद हो जाते हैं, तो छेद हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं टीबी। तो टीबी किस पर प्रभाव डालती है, तो फेफड़े पे डालती है, सबको पता है। और इसके अंदर छेद को ही क्या कहा जाता है, टीबी कहा जाता है। कई बार इसमें पानी भर जाता है, बूढ़े और बच्चों के बहुत सारी समस्या आती है भाई, तो इसी एलोवेली में पानी भर जाता है, जिसको बोलते हैं निमोनिया। अमोनिया नहीं, अमोनिया तो ब्लड की कमी से होता है, निमोनिया रोग हो जाता है। और कई बार इसके अंदर बलगम भर जाता है, जिससे दमा हो जाता है। बूढ़े बच्चे नहीं रहे, बूढ़े जो होते हैं ना पुरुष, उनको बहुत ज्यादा ये दमे की समस्या रहती है ना। तो ध्यान रखना भी। और कोरोना के अंदर जो कोरोना था ना, वो इसी पर प्रभाव डालता था, क्योंकि कोरोना इसमें आके भर जाता था, जिससे श्वास लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, जिससे व्यक्ति 7-8 दिन में उसका प्रभाव दिखने लग जाता था और व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भी थोड़ा सा। अब देखो, आपके दिमाग में आता होगा कभी कभी कि सर ये जो श्वास होता है, श्वास ये खींचता तो फेफड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो इसकी मदद करता है बाहर फेंकने में या अंदर लेने में, कोई ना कोई तो मदद करता है। बिल्कुल भी। तो देखिए भी, श्वास को खींचने का काम तो फेफड़ा करता है, प्रमुख अंग फेफड़ा है, लेकिन फेफड़े की औकात नहीं है कि उस श्वास को बाहर फेंक दे। तो श्वास को बाहर फेंकने का काम कौन करता है, यानी निःश्वासन करने का काम कौन करता है, तो वो समझते हैं भैया। ठीक है, देखिए हमारा जो ये रिब्स होती है, पसलियां, ये जो पूरा का पूरा छाती होती है, इस छाती के नीचे, फेफड़े के जस्ट नीचे इस प्रकार से एक मांस का लोथा लगा रहता है, जिसे डायफ्राम कहा जाता है। ये डायफ्राम होता है, एक संयोजी उत्तक का बना होता है, भी आपके सामने संयोजी उत्तक का बना होता है। और क्या होता है भाई, ये निःश्वासन में हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है, जैसे देखो फेफड़े का काम है श्वास को खींचना, जैसे देखो ये श्वास को खींच लिया फेफड़े ने, लेकिन फेफड़ा अब इसको बाहर नहीं फेंक सकता, तो फेफड़ा किसको बोलेगा, डायफ्राम को, भाई मुझे धकेल ना बाहर, बाहर धकेल, बाहर धकेल। फिर फेफड़ा कैसे बाहर जा, तो अपने ऐसे करके बाहर फेंक देते हैं। तो श्वास खींचता है फेफड़ा, और फेफड़े के लात कौन मार देता है भाई, तो डायफ्राम, चल बाहर। अंदर खींचा फेफड़े ने, लात मारी डायफ्राम ने। तो डायफ्राम क्या करता है, निःश्वासन यानी और श्वास को बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद करता है। ये संयोजी उत्तक का बना होता है। कई बार क्या होता है, अपने कहते हैं ना अंदरूनी चोट लगी, कई बार इस डायफ्राम पर चोट लग जाती है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति बिल्डिंग से गिरता है, या फिर कई बार बाइक चलाता है तो वो एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे गिरती है, उसकी मौत हो जाती है, और कहीं पे भी बाहर चोट नहीं आती, तो डॉक्टर कहते हैं इसको अंदरूनी चोट है। तो वो क्या टूट जाता है, डायफ्राम। कई बार डायफ्राम टूटने के बाद में श्वास तो खींच लेता है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं होता, तो इंसान ऐसे ऐसे करता, फिर उसकी मौत हो जाती है। समझ आ रही। तो अंदरूनी चोट किस पे लगती है, डायफ्राम। टूटते ही व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। कई बार जो पशु वगैरह होते हैं उनके लोग मार देते हैं भी, मारने के बाद में पशु बेचारे बैठ जाते हैं, फिर गांव के अंदर जाके हल्ला करते हो, डांग मारी, गांव आगे बैठी सीधी कर दी। अरे भाई, उसके आपने डायफ्राम पर मार दी। डायफ्राम पर अगर कोई चोट मारोगे तो वो बेचारा बैठेगा ही, क्योंकि डायफ्राम काम क्या कर रहा है, श्वास को बाहर फेंकने का। आपने उसके लठ मार दिया, बेचारा बैठ गया, है ना। अब उसका श्वास बाहर फेंकने वाला धीरे धीरे काम करेगा, है ना। और अपने पूरे गांव में हल्ला मचा देते हैं। बाद में बुढ़ापे में या तो कोई फुंसी, फोड़ा, कैंसर, हैन तैन बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना। आप किसी के साथ दगा करोगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा। आपने वो सुना होगा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। तो दगा किसी का सगा नहीं होता है, याद रखना। आगे बढ़े, एक बात ध्यान रखना, ये डायफ्राम अपने एकदम इसके नीचे रहता है और ये श्वास को बाहर फेंकने में मदद करता है। तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है फिर उनकी तो समस्या होगी, उनका तो डायफ्राम काम ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो उनके लड़का वगैरह रहता है ना। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका डायफ्राम, तो ये गर्भवती महिलाएं, इनका डायफ्राम तो काम ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इनका डायफ्राम काम नहीं करता है, क्योंकि गर्भवती महिला के यहाँ लड़का है, यहाँ पे डायफ्राम आ जाता है। तो जब वो श्वास लेती है ना, तो किससे श्वास लेती है, पसलियों से श्वास लेती है, क्योंकि डायफ्राम उनका यहाँ आने के बाद में रुक जाता है। फिर वो गर्भवती महिलाएं किससे श्वास लेती है, पसलियों से श्वास लेती है। अगर गर्भवती महिला की पसली टूटी तो ये समझ लेना कि उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं किससे श्वास लेती है, रिब्स यानी पसलियों से श्वास लेती है। अंतिम की जो बत्ता बोलते हैं इसको, अंतिम की जो 11 और 12 नंबर इधर से और 11 और 12 नंबर इधर से जो रिब्स होती है, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये फैलती है, सिकुड़ती है। इसलिए गर्भवती जो भी महिला होती है ना, उसको देखना आप यहाँ से पकड़े रहेगी, दर्द होता है ना। ये यहाँ से क्यों दर्द होता है, क्योंकि पसलियां बार बार फैलती है और सिकुड़ती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये ध्यान रखना, इसकी गर्भवती महिला की पसली टूटते इनकी मौत निश्चित है भी। आगे बढ़े, ये होता है डायफ्राम भी, ये नीचे का जो पार्ट होता है ये बाहर धकेलने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखो, आपने एक चीज और नोट की होगी भी जो कभी कभी आपने ये चीज भी नोट की होगी कि अपने को हिचकी क्यों आती है। हिचकी के बहुत सारे कारण है भी, लेकिन हिचकी का एक ही मेन कारण होता है। लोग कहते हैं कि हमें कोई याद करता है, तो वो आज पता चल जाएगा कि हिचकी क्यों आती है। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग और लैरिंग। लैरिंग ये कंठ के जस्ट नीचे यहां से दो पाइपें बनती रहती है। एक पाइप जो श्वास नली में जाती है, एक पाइप जो ग्रास नली में जाती है, अमाशय की ओर जाती है। समझ आ रही है? क्योंकि ग्रसनली, ये जो ग्रसनी है ना, यहां तक तो सांस और भोजन यहां दोनों ही जाते हैं। तो कोई तो होना चाहिए श्वास को श्वास के रास्ते भेजे और भोजन को भोजन के रास्ते भेजे। अभी मैंने बताया था ना, अभी ग्रसनी के अंदर भोजन भी जाता है और श्वास भी जाता है। तो कोई तो होना चाहिए जो ऐसे, जैसे देखो अब ये श्वास आ रहा है तो श्वास आ रहा है, चल वायु वायु के रास्ते चल। कोई खा रहा हो या थूक गिटन लाग रहा हो तो उसको बोलेगा अरे चल भाई इस ग्रास नली के रास्ते चल ना। कोई तो बीच में आदेश देने वाला होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो ध्यान रखना भी, ये है ग्रसनी और इसके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन आ रहा है तो भोजन कहता है चल चल भोजन के रास्ते चल। अब उधर से वायु आ रही है तो कहता है चल चल वायु के रास्ते चल, है ना। अब वो ऐसे मतलब बीच में खड़ा रह के थोड़ी बोलेगा तू इधर चल तू इधर चल। वो तुरंत क्या करेगा, जैसे भोजन आ रहा है तो वो वायु के रास्ते पे आके ठहर जाएगा और उधर से वायु आ रही है तो भोजन वाले रास्ते पे आके ठहर जाएगा। इस बीच के ढक्कन को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भी, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है, भोजन को भोजन के रास्ते भेजता है और वायु को वायु के रास्ते भेजता है। लेकिन इसको भी कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रेन, हमारा जो दिमाग होता है ना, ये इसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, तो जैसे हम खाना खाएंगे ना तो हमारा दिमाग फ्री रहेगा तो इस एपिग्लोटिस को मतलब आदेश देता रहेगा। वायु वाले को बोलेगा चल तू वायु के रास्ते, और ऑक्सीजन वाले को जो फूड होता है उसको बोलेगा चल तू फूड के रास्ते। समझ आ रही है? लेकिन कई बार क्या है, हमारा ब्रेन इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग खाने पे नहीं है, एकदम कहीं और दिमाग रहता है। जैसे खाते रहते हैं, सोचते रहते हैं वो कितना अच्छा था, वो कितना माहौल बढ़िया था, है ना। और उधर से खाना खा रहे हैं, अब खाना खाएंगे उसको निगलेंगे तो सही, गिटांगा तो सही, जैसे ही अपने गिटेंगे ना। तो अब ये एपिग्लोटिस को कंट्रोल का काम कौन करता है, ब्रेन। ये एपिग्लोटिस ब्रेन को बोलेगा भाई तू मुझे बता जो ये आ रहा है ये भोजन है या फिर वायु है, ऑक्सीजन है, जो बता ये वायु है या फिर भोजन है। लेकिन अपना ब्रेन तो कहीं और ही मतलब बिजी है, एकदम सोच रहा है वाह क्या अच्छा माहौल था, ऐसे एन बातें सोच रहा है कुछ भी। अब एपिग्लोटिस फिर से बोलेगा भाई बताएगा ये भोजन है या फिर वायु है। नहीं बताएगा ना तो एपिग्लोटिस एकदम चुप हो जाएगा। एपिग्लोटिस का जा कोई बात नहीं, मैं भी काम नहीं करूंगा। एपिग्लोटिस एकदम बीच में आके रुक जाता है। तो अब खा तो अपने कोई टुकड़ा खा रहे थे ना, वो टुकड़ा कहां चला जाता है, इस रास्ते में जाकर इस रास्ते में आ जाता है। कौन से में, वायु वाले रास्ते में, यानी जो ऑक्सीजन लेते हैं ना उस रास्ते में चला आता है। जैसे ही वायु वाले रास्ते में आता है ना तो यहाँ पे क्या है, फेफड़ा, क्या रहता है, फेफड़ा आगे। और फेफड़ा देखता है ये इधर काय को आ रहा है, इधर तो वायु का रास्ता है, इधर भोजन आएगा तो फंस जाएगा। फेफड़ा मारता है लात, ले तो चल वापस, तो अपने हिचकी आएगी। फिर देखेगा गया कि नहीं गया, अभी भी यही, फिर लात मारेगा उसको। जब तक लात मारेगा जब तक कि यहाँ कोई पानी घुसे, या पानी घुस सकता है या फिर कोई भी टुकड़ा घुसेगा, तो तब तक फेफड़ा लात मारेगा जब तक कि उसे वो एपिग्लोटिस पार ना कर दे। एपिग्लोटिस लात मार मार के अपने बाउंड्री से पार निकाल देता है, फिर अपने ऊपर से पानी पी लेते हैं, फिर सब कुछ सही हो जाता है ना। कई बार क्या है, हम इतनी तकड़ी याद में खो जाते हैं कि वो भोजन एपिग्लोटिस भी उसकी देखता रहता है, अरे भाई क्या हो रहा है, ये तो बहुत दुखी है। अब उसने साथ में भोजन को निगल लिया। अब निकलते ही वो भोजन एयर पाइप में लास्ट तक चला गया, फेफड़े तक चला गया। तो फेफड़ा मारना शुरू करेगा, लात मारेगा तो अपने क्या है, मुंह से कान से रहा, अब एकदम बुरी तरह हालत हो जाएगी ऐसे करते हैं ना अपने, है ना। तो वो अंदर तक खाना चला जाता है। उसके बाद हम पानी पीते हैं, नाक मुंह में जलन होने लग जाती है ना। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं उस समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ खाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे बड़ा साइंस क्या हो सकता है। ये विज्ञान आज दावा करती है लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो पहले से ही वैज्ञानिक थे भी। आगे बढ़े, समझ आ रही है। तो एक बात ध्यान रखना, हमें हिचकी आती है क्यों, हमें कोई याद नहीं कर रहा होता है, हम किसी को याद कर रहे होते हैं। उल्टा करते हैं लोग, अपने हिचकी आती है तो लोग कहते हैं अपने को कोई याद कर रहा है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। हम किसी को याद करते हैं तो अपने को क्या आती है, हिचकी आती है। समझे, बिल्कुल भाई। आगे बढ़े, तो हिचकी का कारण समझ गए होंगे भाई। आगे बढ़ते हैं भी। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। अब वापस उसी पे आते हैं भी यहाँ पे। अब देखो भी, यहां तक तो श्वास आई गया। श्वास जैसे देखो, श्वास लिया तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रोक्यूलस, एलोवेल, यहां पे श्वास आकर रुक जाता है। यहाँ पे O2 आकर रुक जाता है।
अब ये मैंने आपको बहुत समझा दिया, अभी आप समझ भी गए होंगे। अब आगे के 2 स्टेप है ब्लड और सेल, इसको अपने समझते हैं। जैसे देखो यहां तक ऑक्सीजन आ गया, अब इस ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका के अंदर क्या बैठा है अभी, माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन नहीं गया तो ग्लूकोज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो समझो कैसे भी। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन लेके जाएगा ऑक्सीजन को, वो भी तो चीज देखनी है। बिल्कुल सर, बताओ कौन लेके जाएगा। तो यहां आने, जैसे देखो श्वास लिया तो ऑक्सीजन यहां के रुक जाता है। अब यहां से आगे बॉडी में कौन लेके जाएगा इसको, तो याद रखना इसको ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, ब्लड। लेकिन ब्लड में तो सर 3 कण होते हैं। बिल्कुल, हमारे रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। पहली WBC, और दूसरी RBC, और तीसरी प्लेटलेट्स कहते हैं, अंग्रेजी में बिंबाणु कहते हैं। इस बिंबाणु का काम होता है रक्त को गाढ़ा करना, तो ये तो ले जाने का काम नहीं करेगा। और WBC का काम होता है बीमारियों से लड़ना, तो ये तो लड़ने का काम करेगा। लेकिन बचा कौन, RBC। अब RBC का काम है किसी चीज को लेकर जाना और लेकर आना। एक्चुअल में RBC नहीं करता है, RBC के अंदर उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही सभी चीजों को शरीर में लेकर जाता है और वापस लेकर जाता है और लेकर आता है। किसी को कोई दिक्कत, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को उठाएगा और पूरे शरीर में बांटेगा। जैसे देखो यहाँ पे कौन है अभी, हीमोग्लोबिन यहाँ के रुक जाएगा। तो जैसे हमने देखो श्वास लिया, तो श्वास के अंदर हीमोग्लोबिन किसको उठाएगा, ऑक्सीजन को उठाएगा, और उठाने के बाद में कहा ले जाएगा, पूरे शरीर में बांट देगा। ले कोशिका, ले माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ो फटाफट। और माइटोकॉन्ड्रिया वापस उसको क्या दे देगी, CO2 वापस दे देगी। तो वहां आता, लेकर जा रहा है O2, और आते हुए क्या ले आता है, वहां से CO2 ले आता है और यहां लेके फेंक देता है। अब फेंक देता है तो अपने ऐसे बाहर फेंक देते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन यहां से जाएगा नहीं, यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब जैसे हम श्वास लेंगे तो ये यहां से उठाएगा और जाएगा पूरे शरीर में बांट देगा। ले माइटोकॉन्ड्रिया, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को बांट देगा। तो हीमोग्लोबिन का काम है CO2 और CO2 को लेकर जाना और लेकर आने का काम किसका रहता है, हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम और CO2 बाहर लेने का काम किसका रहता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन का। लेकिन हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है, ये सच्चा प्रेम किससे करता है, तो वो CO से सच्चे वाला प्रेम करता है भी। इसकी घरवाली तो ये है ऑक्सीजन, याद रखना भी। हीमोग्लोबिन का इतना ही काम है भी, चल ऑक्सीजन को उठाओ और पूरे शरीर में बांट दे। लेकिन ये सच्चे वाला प्यार किससे कर लेता है, तो CO से करता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये धुएं से मिल जाता है। अगर आप किसी धुएं वाले स्थान पे गए और जैसे आपने श्वास लिया तो उसमें ऑक्सीजन भी जाएगा और धुआं भी जाएगा, तो यहाँ दोनों ही आएंगे। यहाँ पे CO भी होगा और O2 भी होगा। अब ये किसको उठाएगा, ये इसको ऑक्सीजन को कहेगा साइडो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये अपने महबूब को उठाएगा, धुएं को, और पूरे शरीर में बांट देगा। ले माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा, ले इसकी बढ़ा तू ऊर्जा, इसकी बढ़ा तू ग्लूकोज। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा, भाई मेरे को तो ऑक्सीजन चाहिए, उसी से ही मैं क्या बना सकता हूँ, ग्लूकोज बना सकता हूँ। लेकिन ये कहेगा नहीं, आज तो महबूब आया है, बाहरों फूल बरसाओ। वो देर, अगर आप आधे घंटे से ज्यादा धुएं वाले स्थान पे रहे, क्षेत्र पे रहे, तो आपकी मौत हो सकती है। किसी को कोई दिक्कत, तो पर्सन कहेगा हीमोग्लोबिन का ये तो काम है कि ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिका तक लेकर जाना और कोशिका से CO2 को फेफड़े तक लेकर आना। लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है, तो CO से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक समझ गए होंगे। अब देखो भी, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को कहां तक लेके जाता है भी, तो याद रखना भी कोशिका तक लेके जाता है। और कोशिका के अंदर क्या होता है भी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन को उठाता है और अपने अंदर फेंकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्कर चलता है, मैंने आपको पढ़ाया था। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्कर चलता है और क्रेब्स चक्कर से क्या होता है, ये ऑक्सीजन टूट जाता है। टूटने के बाद में ग्लूकोज ATP का निर्माण होता है और 38 ATP मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जब वो टूटता है, टूटने के बाद में CO2 बन जाता है। उस CO2 को शरीर से बाहर लेने का काम तो कौन करता है, हीमोग्लोबिन। बात समझ आ रही है। तो जब वो टूट जाता है ना, तो एक प्रक्रिया वहां हो जाती है जिसे कैटाबोलिक कहा जाता है। तो श्वसन की क्रिया 2 प्रकार से, पहली क्रिया देखो, पहली क्रिया कहां हो रही है अभी, तो यहाँ पे हो रही है अपने कोशिका के अंदर। जब ऑक्सीजन टूट जाती है और CO2 में बदल जाती है, तो इस श्वसन को क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन क्रिया, यानी आंतरिक श्वसन क्रिया। वो कहां होती है, कोशिका के अंदर होती है। ठीक है। अब यहां से जब CO2 वापस यहां उठा के ले आएगा, हीमोग्लोबिन फेफड़े में फेंकेगा और फेफड़ा बाहर फेंकेगा, उसके बाद में ऑक्सीजन को लेगा भी। तो जो दूसरी क्रिया है जिसे बोलते हैं बाह्य श्वसन क्रिया, वो कौन करता है, फेफड़ा। तो श्वसन क्रिया 2 प्रकार की, तो बाह्य श्वसन क्रिया और कोशिका के अंदर हुई तो आंतरिक श्वसन क्रिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी। श्वसन तंत्र बहुत आसान है अभी, बस एक बार थोड़ा सा समझोगे तो बहुत ही आसान है। अब देखिए भी कुछ ऐसे पर्सन है
जिसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर थोड़ा सा आप कोई डीपली तैयारी करना चाहोगे रेलवे जैसे, उस वैसे एग्जाम में पूछा जाता है टाइडल वैल्यू, यानी फेफड़े की टाइडल वैल्यू क्या है। तो एक बार में कितना सांस लेते हैं सामान्यतः, देखो टाइडल वैल्यू क्या होती है, एक बार में हम कितना श्वास लेते हैं। जैसे देखो अब ये नॉर्मल श्वास क्रिया चलती रहती है, तो हम एक बार में कितना श्वास लेते हैं। तो आप आधे लीटर की जो बोतल होती है ना, कोई भी बोतल ले लो आधे लीटर की, उसमें जितना वायु भरी रहती है उतना हम एक बार में श्वास लेते हैं। तो आधे लीटर में 500 ml की बोतल होती है, तो एक बार में हम कितना श्वास लेते हैं, 500 ml। समझ में आई, किसी कोई दिक्कत। दूसरा क्या पूछता है, टाइडल लंग्स कैपेसिटी, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कितना फुला सकता है ये। जैसे कई बार आप फिजिकल वगैरह देने जाते हो, तो वो वहां पे लिखा होता है 35 इतनी छाती चाहिए, तो अपने छाती फुलाते हैं, कितनी छाती फुला सकते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो 100 ml और जोड़ दो, तो 600 ml इसकी कैपेसिटी होने वाली है, इसकी भी फेफड़े की। किसी को कोई दिक्कत, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब देखना भी एक बात, कई बार क्या है, जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको विश्व का टारगेट दिया जाता है, कई बार सेना वगैरह में भी ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं, तो आपको पता है जैसे जैसे हम ऊंचे जाएंगे तो ऑक्सीजन घटती जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन घटती जाएगी। तो जो कई बार पहाड़ियों पे चढ़ते हैं लोग, तो वो साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो वो सिलेंडर के अंदर कौन कौन सी गैस भरी रहती है, ये तो आपको पता है कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन इतना हैवी होता है कि उसे व्यक्ति अकेले ऑक्सीजन को नहीं संभाल पाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ भरा जाता है। जैसे रोटी है, आप रोटी को अकेले नहीं खा सकते। आप सूखी रोटी बनाने के बाद में अकेले कितनी रोटी खा लोगे, 2 खा लोगे, इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे, है ना, सहन नहीं हो पाएगी इतनी रोटी। लेकिन वहीं पे सब्जी के साथ आप कितनी कितनी रोटियां खा जाते हो। बस उसी प्रकार से यहाँ ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन, जब कोई पर्वत पर चढ़ता है तो वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाता है। ये नाइट्रोजन सिर्फ गैस को हल्का करने में मदद करता है, ताकि हमें श्वास आसानी से आए और आसानी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो जो भी पर्वत पर चढ़ता है तो वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाता है। जो समुद्र में तैराकी होते हैं, जो सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं ना, मछलियां वगैरह, या फिर कोई भी समुद्र के जो खोज करता है, आर्मी, इंडियन आर्मी जो भी है, वो ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर में क्या लेके जाते हैं, तो वो भी नाइट्रोजन लेके जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ व्यक्ति समुद्र के अंदर तो जाते हैं, लेकिन 300 से अधिक अगर गहराई में जाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लेकर जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत। यहां ये अपना जो ऑक्सीजन का चैप्टर है ये समाप्त होता है। एक बात और ध्यान रखना भी, जब कोई सामान्यतः व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है, और बच्चा होता है वो 16 से लगभग 30 बार श्वास लेता है, कहीं कहीं पे 14 से 30 बार लिखा होता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा श्वसन तंत्र था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार एक नेक्स्ट वीडियो पाचन तंत्र पे। जय हिंद, जय भारत।